साइकिल पर निरमा बेच के उन्होंने कंपनी शुरू की। नींद में सोए रहेंगे आप, वहां बजा दो तो भी वो बोल देंगे निरमा। पूरे भारत के रिटेल मार्केट को निरमा के आगे सरेंडर होना पड़ा। लेकिन निरमा की इमेज क्या थी? चीप प्रोडक्ट। चीप ब्रांडिंग ने यहां पर भी बहुत बड़ा बवाल किया। तो एक तरीके से उन्होंने निरमा के जो वीकनेसेस थे उनको लोगों के दिमाग में प्लांट कर दिया। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। यदि आपके घर में डिटर्जेंट यूज हो रहा है तो आप रईस आदमी हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं। 1969-70 का जो टाइम था, उस समय देश में मात्र 5 से 10% घरों में डिटर्जेंट यूज होता था और ये कहा जाता था भाई ये तो अमीरों की चीज है। और 90% भारत जो था वो टिकिया यूज करता था, कपड़े में घस 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 घस, और वो टिकिया से कपड़े के ऊपर फ्लेक्स छूट जाते थे, कपड़े येलोइश हो जाते थे। और उस समय एक छत्र राज किसका था? सर्फ का। इनफैक्ट इतना एक छत्र राज था कि सालों साल तक रूरल इंडिया किसी भी डिटर्जेंट पाउडर को सर्फ बोल के बुलाता था और सर्फ उस वक्त लगभग 15 रुपए का आता था। अब निरमा उस वक्त मार्केट में उतरा, निरमा टिकिया वगैरह बनाता था। उस समय पूरी दुनिया में एक अलग किस्म का जोश आ गया था क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे गए थे। पेले ने अपना 1000 गोल मारा था। अब निरमा बाजार में आया। निरमा ने देखा सर्फ एमएनसी है, सर्फ अपने आप में क्वालिटी प्रोडक्ट माना जाता है, देश के अमीरों का प्रोडक्ट माना जाता है, इसी को डिसरप्ट कर देते। और इंडिया को डिसरप्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पैसा घटा दो। 15 रुपए का सर्फ बिक रहा था, निरमा ने 3 रुपए में अपना पाउच लॉन्च कर दिया। पूरा इंडिया हिल गया। निरमा ने इतनी तेजी से मार्केट कैप्चर किया कि आप सोच भी नहीं सकते। अब सर्फ फंस गया। अब इतने साल से तुम इतनी प्रॉफिट मार्जिन कूट रहे हो, कंपटीशन अचानक आ गया तो तुम तो अपना रेट उतना गिरा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा तो एक ठप्पा लगा हुआ है क्वालिटी का, और तुम ये भी नहीं दिखाना चाहोगे कि मैं 400% मार्जिन कमा रहा हूं। तो सर्फ बेचारा बहुत ग्राउंड लेवल पर उतर कर कंपीट नहीं कर पाया और निरमा ने डिटर्जेंट को हाउस होल्ड प्रोडक्ट बना दिया। तो अब यहां पर बड़ा सवाल यह उठता है, क्या महज पैसा कम कर देने से निरमा हजारों करोड़ की कंपनी बन गया, या उसको और कोई भी चैलेंजेस आए? किसी की भी जर्नी इतनी रोजी नहीं होती। निरमा के साथ भी यही हुआ। निरमा एक नया प्लेयर, एक बड़े एमएनसी को चैलेंज कर रहा था। रिटेलर्स को पता था, रिटेलर्स अपनी शर्तों पर काम कर रहे थे। वो निरमा का माल तो रखते, लेकिन जैसे ही उनका सेल्समैन या ड्यूज कलेक्टर पैसा वसूल करने आता, वो बोलते बाद में आओ, कल आओ, अगले महीने आओ, माल नहीं लेंगे यदि ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे तो धीरे धीरे रिटेलर्स के पास क्रेडिट यानी कि उधार बहुत बढ़ गया। अब निरमा लिमिटेड कैपिटल में काम कर रही थी। करसन भाई की कहानी सबको मालूम है यार। साइकिल पर निरमा बेच के उन्होंने कंपनी शुरू की, तो कोई इतना वर्किंग कैपिटल तो था नहीं कि इतने रिटेलर्स के पास फंसा दिया जाए। तो निरमा क्राइसिस में आ गया, बहुत बुरे क्राइसिस में। निरमा ने अपनाई सप्लाई शॉर्टेज स्ट्रेटजी। उसने उठाकर वो सारे रिटेलर्स जो पेमेंट अच्छा नहीं कर रहे थे उनको माल देना बंद कर दिया। अब जब कस्टमर उनके पास निरमा मांगने आता, वो कहते नहीं है, कस्टमर लौट जाता, कस्टमर दूसरे रिटेलर क्या जाता। अब कस्टमर का लौटना कोई अच्छी बात तो थी नहीं, क्योंकि कस्टमर आज एक सामान लेने दूसरी दुकान में जा रहा है, कल हो सकता है वो दूसरी दुकान का ही हो जाए। तो धीरे धीरे रिटेलर्स को घुटने पर आना पड़ा, उनको अपने पेमेंट साइकिल को रेगुलेट करना पड़ा और निरमा की जान में जान आई। लेकिन यहाँ पर फिर एक बड़ा सवाल उठता है कि महज माल देना बंद कर दोगे, क्या उससे रिटेलर दबाव में आएगा? गलती से यहाँ इंस्पायर मत हो जाना कि मैं अपना माल देना बंद कर रहा हूँ, क्योंकि पता चला वो रिटेलर दूसरे का माल लेने लग गया। मार्केट में इस वक्त बहुत कंपटीशन है। यहाँ पर निरमा ने बहुत ही एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन लॉन्च की। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, ये जो एड है ना, ये एक सर्टेन जनरेशन के सारे लोगों को याद है। वो आज भी इसका एक अल्फाबेट ट्यून नहीं भूलेंगे। वो नींद में सोए रहेंगे, आप वहां बजा दो तो भी वो बोल देंगे निरमा। और जब एक तरफ से इतनी एडवर्टीजमेंट चलना शुरू हुई, रेट का डिफरेंस ऑलरेडी वहां पर था, तो मार्केट में निरमा की डिमांड बढ़ी। कस्टमर जाकर दुकान से खुद मांगने लग गया और निरमा पुश स्ट्रेटजी से बाहर आ गया। पुश स्ट्रेटजी का मतलब, जब आप माल ले जाके दुकानदार के रखते हैं और दुकानदार से रिक्वेस्ट करते कि भाई बेचो, मैं तुमको कमीशन दूंगा, मैं तुमको इंसेंटिव दूंगा, नहीं बिका तो मैं माल उठा लूंगा, आप पुश करते हैं, उस वक्त रिटेलर राजा होता है। लेकिन निरमा के मैसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन की वजह से वहाँ पुल स्ट्रेटजी आ गई, और पुल स्ट्रेटजी की वजह से जब कस्टमर जाके डिमांड करता और उसको निरमा नहीं मिलता तो चार बात रिटेलर को सुनाता और दूसरे रिटेलर क्या चला जाता,
मजबूरी में पूरे भारत के रिटेल मार्केट को निरमा के आगे सरेंडर होना पड़ा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेसन इमर्ज होता है, क्यों आप सबको अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बनाना चाहिए। क्योंकि जब तक आप पुश स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, आपके कोई ब्रांड आइडेंटिटी नहीं होगा, लोग आपके प्रोडक्ट के मुरीद नहीं होंगे, तब तक आप रिटेलर्स के या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के रहमो करम पर रहेंगे। वो जैसा बोलेंगे आपको करना पड़ेगा। और कोई भी दूसरा प्रोडक्ट ऐसा आ गया जो उनको ज़्यादा कमीशन या इंसेंटिव दे रहा हो, तो बहुत सारे रिटेलर्स उनकी तरफ स्विच कर जाएंगे। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, सबको अपना फ़ायदा कमाने का अधिकार है। तो यदि आपको प्रोडक्ट में प्रीमियम चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि आपको प्रोडक्ट में प्रीमियम चाहिए, यदि आपको मार्केट से डिमांड चाहिए, यदि आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बीच रिस्पेक्ट चाहिए, यदि आपको रिटेलर्स के पास प्राइम पोजीशन चाहिए, तो आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। और शुरू में ब्रांड बनाने में थोड़ा सा खर्चा लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, आदमी सोचता है एडिशनल एक्सपेंस है, मैं ऐसा क्यों करूँ, लेकिन उसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म लीडरशिप हासिल होती है और आप अपने प्रोडक्ट की थोड़ी सी प्रीमियम को कमांड कर सकते हैं। और कल को गलती से कोई बड़ी कंपनी आपके यहाँ स्टेक लेने आई या आपको एक्वायर करने आई, तो जितना बड़ा आपका ब्रांड होगा उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। यदि आपका ब्रांड नहीं है, तो आप मात्र एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो भले अपने लिए बना रही हो या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे के लिए बना रही हो। तो बड़ा सवाल ये कि ये सब करने से क्या बदला। ये सब करने से करसन भाई साइकिल पर घूमने वाले एकदम औसत व्यक्ति इंडिया के 92nd सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए। तालियां बजाओ भाई, क्योंकि यदि आप आज साइकिल में घूम रहे हो तो आप कल बड़ा बनने का सोच सकते हो। ये स्टार्टअप की कहानियां आज नई नहीं है, ये सब पुराने ज़माने में भी होती थी, बस उनको स्टार्टअप वर्ड नहीं मिलता था। लेकिन ये कहानियां इस बात का प्रमाण है कि यदि एक रंक भी ठीक से मेहनत करे तो राजा बन सकता है। और यहाँ इस राजा ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को, उसकी सर्फ की सीरीज को सिंहासन से उखाड़ दिया और इंडिया का अघोषित लीडर बन गया। जो निरमा एक जमाने में इंडिया का लीडर था, मासेस की डार्लिंग था, हर घर में निरमा यूज होता था ऑलमोस्ट, ऐसा मान सकते हैं, वो निरमा देखते ही देखते 2012 में 8% पर आ गया। और एक घड़ी डिटर्जेंट यूपी से शुरू हुआ उस समय, वो देखते ही देखते 17.5% मार्केट को ले चुका था। और आगे बढ़ते हैं, 2017-18 में निरमा का मार्केट शेयर महज 4% रह गया। तो निरमा ने ऐसी क्या गलती की, वो अपनी सफलता को संभाल क्यों नहीं पाया। चलिए इसके अंदर चलते हैं ताकि आप अपने व्यापार में वो गलतियां ना करें। 1985 में निरमा के पास इंडिया का लगभग 65% मार्केट आ चुका था, सारी दूसरी कंपनियां हिली हुई थी। तो यहां पर HLL ने एक काउंटर स्ट्रेटजी लॉन्च की जिसका नाम था स्टिंग, स्ट्रेटजी टू इनहिबिट निरमास ग्रोथ। यहां पर एक बहुत सीखने लायक चीज है, जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो महज अपने को बढ़ाने पर फोकस नहीं करते। जब उनको लगता है हमारा अस्तित्व संकट में आ गया है, तो वो भी स्ट्रेटेजिकली दूसरे को निपटाने पर फोकस करते हैं। अब निरमा को कैसे निपटाएंगे, तो उन्होंने निरमा की वीकनेसेस को हाईलाइट करना शुरू किया। सबसे पहले निरमा की इंडस्ट्रियल स्मेल, बाकी जो डिटर्जेंट्स आ रहे थे वो काफ़ी सुगंध डाल रहे थे उसमें, तो यूज़ करते वक्त एक गृहिणी को फील गुड आता था, लेकिन निरमा की स्मेल इंडस्ट्रियल थी। सेकंड, निरमा पानी में ठीक से नहीं घुलता था, तो वो हमेशा पानी में नीचे तलहटी में जमा रह जाता था। तो उन्होंने दिखाया कि देखो इतना निरमा तो आपका बर्बाद हो जाता है, ये तो ठीक से घुलता नहीं, ठीक से झाग नहीं बनाता। इसके विपरीत देखो, सर्फ ऐसे घुल जाता है, घड़ी ऐसे घुल जाता है, व्हील ऐसे घुल जाता है। इसके बाद एक और बहुत बड़ी चीज को इन्होंने हाईलाइट किया कि निरमा जो है ये आपके फैब्रिक को खराब कर रहा है, ये फैब्रिक फ्रेंडली नहीं है। और इस चीज ने लोगों के दिमाग को हिट किया। एक तरफ निरमा को डुबाने के लिए कैंपेन चल रही थी और दूसरी तरफ कॉम्पिटिटर्स इमर्ज हो रहे थे। सबसे पहला कॉम्पिटिटर व्हील इमर्ज हुआ। व्हील फैब्रिक फ्रेंडली था, व्हील की सुगंध अच्छी थी, व्हील हाथों पर जेंटल था और उन्होंने इसका खूब प्रचार किया। निरमा यूज करने के बाद फटे हुए हाथ दिखाते थे, जब व्हील आता था तो एकदम चिकने सुंदर हाथ दिखाते थे, व्हील को से कपड़ा धोते हुए सुगंध लेते हुए महिला को दिखाते थे। तो एक तरीके से उन्होंने निरमा के जो वीकनेसेस थे उनको लोगों के दिमाग में प्लांट कर दिया। यही काफ़ी नहीं था, यहीं पर घड़ी आया। निरमा के जीतने की वजह क्या थी? निरमा का प्राइस डिफरेंस। सर्फ उतना नीचे आ नहीं सकता था, तो निरमा ने जो HLL के साथ किया वही घड़ी ने निरमा के साथ कर दिया। घड़ी ने क्या किया, उसने निरमा से थोड़े से ऊपर प्राइस पॉइंट पे खुद को इंट्रोड्यूस किया।
सारी बेटर फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया, बेटर सुगंध के साथ, बेटर पैकेजिंग के साथ, बेटर फैब्रिक फ्रेंडलीनेस के साथ, और अपने आप को प्रीमियम पोजीशनिंग दी। तो उसको कहते हैं ना अफोर्डेबल लग्जरी, अफोर्डेबल प्रीमियम, उस कैटेगरी में घड़ी आकर खुद को पोजीशन कर लेता है। तो यहां पर बड़ा सवाल ये उठता है कि निरमा जब देख रहा था कि कंपटीशन इस तरीके से आ रहा है तो उसने खुद को चेंज क्यों नहीं किया। तो ये सवाल तो अपने हमेशा से पूछ रहे हैं कि ब्लैकबेरी ने खुद को चेंज क्यों नहीं किया, नोकिया ने खुद को चेंज क्यों नहीं किया, HMT ने खुद को चेंज क्यों नहीं किया, एम्बेसडर ने खुद को चेंज क्यों नहीं किया। तो मुझे क्या लगता है, कभी कभी जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं ना, आपको लगता है आई एम टू बिग टू बी डिफीटेड, मेरे को कोई हरा ही नहीं सकता, और आप फैसले नहीं लेते। आप कहीं ना कहीं मार्केट रियलिटी से आंख बंद कर लेते हैं, या शायद आपके पास हमारे जैसे कोचेज और मेंटर्स नहीं होते जो आपको दूर से सच दिखा सके बिना किसी भय के कि तुम यहां पर ये गलत कर रहे हो। निरमा सस्ता सस्ता बोल के तो आया था, लेकिन उसकी पूरी ब्रांडिंग सस्ते की हो गई। तो जैसी विरोधी कंपनियों ने बोला कि ये सस्ता इसलिए है क्योंकि ये इन प्रॉब्लम्स के साथ है, तो लोगों ने यकीन कर लिया। और सबसे बड़ी बात, निरमा ने उस सस्ते की इमेज को जिंदा रहने दिया। निरमा इतना चिपका हुआ था अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस से कि उसने अपना लोगो चेंज नहीं किया, उसने अपना जिंगल चेंज नहीं किया, उसने अपनी पैकेजिंग चेंज नहीं की। तो लोगों के दिमाग में जो चीप की इमेज थी वो चीप की रह गई, वो बदली नहीं। निरमा की ब्रांडिंग ने सिर्फ निरमा को खत्म नहीं किया, निरमा ने जिन नए प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई किया वहां पर भी उसने हैवॉक क्रिएट किया। निरमा ने टूथपेस्ट लॉन्च किया, निरमा ने शैम्पू लॉन्च किया, निरमा ने अलग अलग टाइप के सोप लॉन्च किए, कई प्रीमियम चीजें लॉन्च करने की कोशिश की। लेकिन निरमा की इमेज क्या थी? चीप प्रोडक्ट, कॉमन आदमी का प्रोडक्ट। यार ठीक नहीं हुआ तो, क्वालिटी में कुछ गड़बड़ हुआ तो चलो कपड़ा तो धो लेंगे, लेकिन क्या मैं उससे ब्रश कर सकता हूं? ना। इस वजह से, इस चीप ब्रांडिंग की वजह से निरमा के सारे दूसरे प्रोडक्ट भी इंपैक्ट हो गए। औसत सैलरीज बढ़ रही थी, इंडिया ग्रो कर रहा था, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में प्रवेश कर रही थी, एडवर्टीजमेंट खूब ग्रैंड पॉम्प एंड शो के साथ हो रहे थे, खूब स्टार्स इनमें अपीयर होने लग गए थे, यूजर एक्सपीरियंस पूरी तरीके से बदल चुका था, प्रोडक्ट में खूब R&D इनोवेशन हो रहे थे। ऐसे में एस्पिरेशनल क्लास अब निरमा को नहीं लेना चाहता। तो जो वेल्दी था वो एक्सेल की तरफ शिफ्ट हुआ, एरियल की तरफ शिफ्ट हुआ, जो थोड़ा बजट कॉन्शियस था वो व्हील की तरफ शिफ्ट हुआ, घड़ी की तरफ शिफ्ट हुआ, और निरमा महाराज गायब हो गए। तो एस्पिरेशनल व्यक्ति ये बोल ही नहीं सकता था कि मैं अपने घर में निरमा यूज करता हूं। तो चीप ब्रांडिंग ने यहां पर भी बहुत बड़ा बवाल किया। डाउनफॉल का ये कारवां ऐसा चला कि 2017 में निरमा महज 4% रह गया। अर्बन मार्केट से निरमा पूरी तरीके से गायब हो गया। जरा भी जो कैपेबल मिडिल क्लास, अपर क्लास था वो निरमा बिल्कुल छूना बंद कर चुका था, और जो यंग जनरेशन सामने आई थी उनको तो निरमा का नाम भी नहीं पता था। तो देखिए, एक प्रोडक्ट का उत्थान हुआ, उसी प्रोडक्ट का पतन हुआ, लेकिन वही प्रोडक्ट अब राइज कर रहा है कुछ दूसरे रूप में। इसको हम किसी एक केस स्टडी में कवर करेंगे। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह, क्या निरमा खत्म हो गया? नहीं, निरमा खत्म नहीं हुआ। निरमा ने इसी पीरियड में अपने आप को दूसरे वेंचर्स में डाला और वहां पर बहुत तेजी से सफलता हासिल की। और यहां पे करसन भाई के बेटे का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने देख लिया था कि डिटर्जेंट का मार्केट हेवीली कॉम्पिटिटिव हो चुका है, हमसे कई गलतियां हो चुकी है, इसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में हम लोगों को दूसरे वेंचर्स में फोरे करना चाहिए। तो 1990 में उन्होंने सोडा ऐश का प्लांट एक्वायर किया। 2003 में वो सीमेंट में घुसे और उन्होंने सल वैली मिनरल्स को एक्वायर किया, और 2004 में सीमेंट बिजनेस में अपना खंबा गाड़ दिया। $1.4 बिलियन में लाफार्ज इंडिया को एक्वायर करके, और यहां पर अब उनका सीमेंट बिजनेस 10,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका था, और अब नई जनरेशन फुल फॉर्म में थी। भले ही डिटर्जेंट लेवल पर कुछ गलतियां हुई थी, वो नीचे जा रहा था, लेकिन ये मल्टीपल वेंचर्स में तेजी से फोरे कर रहे थे। यहां पर इन्होंने फार्मा में एंट्री करने का निर्णय लिया, इन्होंने कोर को एक्वायर किया, इन्होंने एक्यूलाइफ को एक्वायर किया, और सबसे बड़ी चीज, इन्होंने ग्लेनमार्क इंडिया को एक्वायर किया। यहां पर ये एपीआई के और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लगभग किंग बन गए, और फार्मा में ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़े नाम में से एक बने। इस पूरी केस स्टडी को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें यह नजर आएगा
कि एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था, वो जीरो था, वो केवल अपने जुनून से देश की सबसे बड़ी डिटर्जेंट कंपनी खड़ी करता है। उसके बाद उस सफलता को काफी साल तक संभाल के रखता है, लेकिन चेंज नहीं कर पाने की वजह से वो सफलता चली जाती है। उस प्रोडक्ट को फिर से रिवाइव करने के प्रयास वो जारी रखते हैं, लेकिन अगली जनरेशन यहाँ पर मल्टीपल वेंचर्स में फोरे करती है और उन सबको खड़ा कर देती है। तो एक तरफ के लॉस से वो हारे नहीं, वो खत्म नहीं हुए, वो टूटे नहीं, वो बिखरे नहीं, उन्होंने दूसरे व्यापार खड़े कर दिए और निरमा की इज्जत बरकरार रही। सबसे बड़ा लेसन, यदि आज तक आपका कोई प्रोडक्ट फेल हुआ है, परवाह न करें, आप फिर से नया व्यापार खड़ा कर सकते हैं। यदि आप किसी एक बिजनेस वर्टिकल में फेल हुए जिसके आप राजा थे, तो उसी बात को रोते न रहें, अपनी विक्टिम मेंटेलिटी के ट्रैप में न फंसें, अपने उस अनुभव को, उस नेटवर्क को, उस ऊर्जा को उठाकर नए और प्रॉमिसिंग एरियाज में लगाएं जहां पर बड़ी ग्रोथ हासिल हो सकती है। ऐसे कौन से टॉपिक्स पर आप हमसे और केस स्टडी चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।